हेलो दोस्तों। तो यहाँ पे हम एसएससी एमटीएस जीके 7 अक्टूबर 2024 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे जो इस सीरीज में हम एसएससी एमटीएस का जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो कि 7 अक्टूबर 2024 का थर्ड शिफ्ट है। यहाँ पे हम फास्ट तरीके से एसएससी एमटीएस के जीके को कंप्लीट करेंगे और उससे एनालिसिस करेंगे किस टाइप का क्वेश्चंस आगे के एग्जाम में आएगा और किस टॉपिक से आएगा, कौन कौन सा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो भी जानेंगे। चलिए स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, according to the labor and the employment statistics, तो लेबर और एम्प्लॉयमेंट स्टेटिस्टिक 2022 के अनुसार मैच द स्टेट इन द फर्स्ट कॉलम विद द रेट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन द ईयर 2020 गिवन इन द सेकेंड कॉलम। तो पूछ रहा है इसमें जो स्टेट दिया गया है और लेबर और एम्प्लॉयमेंट स्टेटिस्टिक 2022 के अनुसार कौन से स्टेट में कितना अनएम्प्लॉयबिलिटी रेट है 2020-21 में। अनएम्प्लॉयबिलिटी मतलब बेरोजगारी कितना है, कितना प्रतिशत है, वो इसको हमको क्या करना है, मैच करना है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या दिया गया। केरल का कितना है, गोवा का कितना है, हरियाणा का कितना है और उत्तराखंड का क्या है। ये क्वेश्चंस बहुत ही टिपिकल हो जाता है, आप एजम्पशन से नहीं कर सकते। अगर एग्जैक्ट आपको डाटा पता है तभी ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो केरला में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखते हैं तो वो कितना है, केरला में है 10.1। ऑप्शन नंबर 1 का बी हो जाएगा और 1 का बी पहला केरला का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 का 10.1 हो जाएगा। और कौन से ऑप्शन में 1 का बी है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। 1 का बी किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में है। एक ही ऑप्शन थे, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी देख लेते हैं। तो केरला का हो जाएगा 10.1, केरला का हो गया 10.1, एक नंबर का हो गया केरला, ये हो जाएगा केरला का। और गोवा का जो हो जाएगा वो सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, 10.5 हो जाएगा। तो 2 का डी हो गया। हरियाणा का कितना हो जाएगा, 6.3 हो जाएगा। और उत्तराखंड का 6.9 हो जाएगा। तो सबसे कम इसमें से अनएम्प्लॉयमेंट रेट हरियाणा का देखा गया और उसके बाद उत्तराखंड का, तब किसका है केरल का, तब है गोवा का। तो गोवा का सबसे ज़्यादा है। तो पहला का हो जाएगा क्या, बी, और दूसरा का हो जाएगा डी, और तीसरा का हो गया ए, और चौथा का सी। तो ये ऑप्शंस किस में है, ऑप्शन नंबर, तो बी डी ए सी ऑप्शन नंबर 4 में है। तो 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो एक बार आपको देख लेना है, ठीक है। फिर से तो क्या है, तो क्वेश्चंस पूरा हम दिखा देते हैं। तो ये है केरला का और ये है इसका ऑप्शंस दिया गया है, ठीक है। तो क्लियर है। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन पे। थोड़ा टिपिकल ये क्वेश्चंस था। और अगला क्वेश्चंस कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस फॉर्म ए प्राइमरी एसोसिएटेड विद द ईस्टर्न स्टेट्स लाइक उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल। ऐसा इसमें से कौन सा डांस फॉर्म है ये 3 राज्य में प्राइमरली एसोसिएटेड है, 3 राज्य से जुड़ा हुआ, उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल से कौन सा डांस है। आपका ऑप्शन है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, छऊ और कथक, ठीक है। तो ये कौन सा डांस है, छऊ हो जाएगा, क्योंकि छऊ 3 स्टेट्स में मनाया जाता है। और ये भी याद रखना, उड़ीसा में जो छऊ होता है उसका नाम होता है मयूरभंज छऊ, झारखंड में जो होता है सरायकेला छऊ, और वेस्ट बंगाल में जो होता है पुरलिया छऊ। तो ये 3 टाइप का छऊ डांस है। भरतनाट्यम पता है कहाँ में होता है, तमिलनाडु में। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। कथक कहाँ है, कि नॉर्थ इंडिया का, जनरली यूपी का है। समझ आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा अनुच्छेद है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, प्रोवाइड फॉर ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करता है सेंटर में, मतलब सेंटर में बात कर रहा है पार्लियामेंट्री फॉर्म का। आपका ऑप्शन है आर्टिकल 74, 75, 71, 72, 79, 80 और 76, 77। तो ये कौन सा करेक्ट आंसर होगा बताइए पहले। तो ये जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करता है ऑप्शन नंबर ए 74, 75 में। तो 74 में कैबिनेट के बारे में है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात है, और 75 में जो है प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है। तो ये है। और 79, 80 में देखा जाए, आर्टिकल 79, 80 में, तो ये राज्यसभा का है 79 और 80 लोकसभा का है। नहीं, 79 में क्या है, पार्लियामेंट है, 80 में राज्यसभा है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़े। चलिए तो यहाँ से समझ गए कि आर्टिकल जो है अनुच्छेद पॉलिटी का ये इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले जो देखे थे क्वेश्चंस, इससे जो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फोक डांस है या क्लासिकल डांस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डांस टॉपिक्स आपको याद रखना है, और दूसरा अनुच्छेद इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है वहां से क्वेश्चंस आ रहा है। ये 2 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्वेश्चन कर रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इसमें से कौन सा क्रॉप्स है जो खरीफ सीजन में ग्रो होता है, खरीफ सीजन में इसको ग्रो किया जाता है। आपका ऑप्शन है मस्टर्ड, कोकम्बर, सोयाबीन, बार्ली। क्या हो जाएगा,
तो खरीफ क्रॉप मस्टर्ड जो होता है ये राबी क्रॉप्स है, कुकुम्बर जो होता है जैड होता है जो दोनों के बीच होता है, सोयाबीन ही खरीफ क्रॉप्स है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा खरीफ क्रॉप सोयाबीन। अब बार्ली क्या हो जाएगा, ये भी राबी क्रॉप्स हो जाएगा, ठीक है, राबी क्रॉप्स हो जाएगा, ये जैड क्रॉप्स हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। सोयाबीन इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझे, जो सीजन है खरीफ और राबी उसमें डिफरेंस क्या है और कौन से क्रॉप्स किस सीजन में ग्रो किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगला क्वेश्चंस कर रहा है व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द डिसबर्सल ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY लोन्स इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 5 ईयर 2023-24 कंपेयर टू द सेम क्वार्टर इन द प्रीवियस ईयर इफ द डिसबर्सल रीच्ड 81,597 करोड़ अप फ्रॉम 62,650 करोड़। तो कितना प्रतिशत का इंक्रीज आया डिसबर्सल ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में। आपका ऑप्शंस दिया गया है 23%, 27%, 15%, 20%। ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चंस है और इस टाइप का क्वेश्चंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा कितना, 23% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका। तो ये क्वेश्चंस स्किप करने वाला क्वेश्चंस था, ठीक है। तो बहुत कम स्टूडेंट या नहीं के बराबर स्टूडेंट को ये क्वेश्चंस का आंसर पता होगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं, करंट अफेयर्स का है तो इसको स्किप कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च। तो हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री का है और क्वेश्चन कर रहा है क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन कब लॉन्च किया गया था। सबको पता है 1942 में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है। और क्विट इंडिया मूवमेंट में महात्मा गांधी ने एक स्लोगन दिए थे, उस स्लोगन का नाम आपको बताना है, ठीक है, इससे रिलेटेड बताइएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ए पर्सन हैविंग स्टंटेड ग्रोथ एंड डिसकलर्ड हेयर टू मोस्ट प्रोबेबली सफरिंग फ्रॉम। अगर एक पर्सन का ग्रोथ रुक गया है और कलर हेयर का जो बाल का कलर है वो डिसकलर हो रहा है, वो किससे सफर कर रहा होगा। ऑप्शन है प्रोटीन डिफिशियंसी, लिपिड डिफिशियंसी, ग्लूकोज डिफिशियंसी या विटामिन ए डिफिशियंसी। तो अगर स्टंटेड ग्रोथ है, डिसकलर्ड हेयर है, तो वो कारण होगा किसका, प्रोटीन डिफिशियंसी के कारण। तो ये टॉपिक्स जो है बायोलॉजी का है और ये डिजीज रिलेटेड है कि कौन से डिफिशियंसी के कारण कौन सा डिजीज होता है, और न्यूट्रिशन जो है टॉपिक्स है, इससे क्वेश्चंस आ रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करा इन केस ऑफ द रेप्टाइल्स के केस में देयर हार्ट्स डोंट प्रोपरली डिवाइड इनटू 4 चैम्बर। तो रेप्टाइल्स में 3 ही चैम्बर में डिवाइड होता है, पूरी तरीके से 4 चैम्बर में नहीं होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 ऑरिकल्स एंड एन इनकम्प्लीट डिवाइडेड वेंट्रिकल्स। तो 2 ऑरिकल होता है, एक इनकम्प्लीट डिवाइडेड वेंट्रिकल होता है, जो कि इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है रेप्टाइल्स का जिसका 4 चैम्बर होता है। इसे जनरली 3 चैम्बर होता है, लेकिन ऐसा रेप्टाइल्स का नाम बताना है जिसका 4 चैम्बर होता है। आपका ऑप्शन है स्नेक, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स या लिजार्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। तो क्रोकोडाइल हो जाएगा, मगरमच्छ। तो मगरमच्छ के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन रेप्टाइल्स के कैटेगरी में आता है, लेकिन इसके पास कितना चैम्बर हार्ट है, 4 चैम्बर हार्ट है, ये एक्सेप्शन है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सम्राट चौधरी एंड विजय कुमार सिन्हा बिकेम द डिप्टी CM ऑफ डैश स्टेट ऑन 28 जनवरी 2024। 28 जनवरी 2024 को सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा क्या बना था, डिप्टी CM बना था किस स्टेट का। सबको पता है अभी सम्राट चौधरी क्या कहें, ये चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं बिहार के, तो वो तभी बने थे, क्या बने थे, डिप्टी CM बिहार के बने थे। तो अभी क्या बन गए सम्राट चौधरी, चीफ मिनिस्टर बन गए CM ऑफ बिहार, क्लियर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ भीष्म सहनी। इसमें से कौन सा आत्मकथा है भीष्म सहनी का। तो भीष्म सहनी जी का ऑटोबायोग्राफी इसमें से कौन सा। ऑप्शन है आज के अतीत, आत्मपरिचय, अर्धकथा या पंखहीन। कौन सा होगा इसमें से करेक्ट आंसर। तो ये ऑटोबायोग्राफी जो है किसी भी पर्सनैलिटी का ऑटोबायोग्राफी पूछता है बहुत सारे एग्जाम में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आज के अतीत ऑटोबायोग्राफी है भीष्म सहनी का। भीष्म सहनी का क्या ऑटोबायोग्राफी है, आज के अतीत। आज का अतीत इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करा इन व्हिच ईयर वाज द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स लॉन्च्ड इन इंडिया। ये क्वेश्चन हम बार बार कर चुके हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में
बिहार सबसे पुअर स्टेट्स था। तो कब ये रिलीज किया गया था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स? तो 2000 कब किया गया था? 2021 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बल्लाभी टाइप ऑफ नागर टेम्पल्स आर जनरली डैश इन शेप। जो बल्लाभी टाइप ऑफ नागर शैली का टेम्पल्स होता है किस शेप का होता है? विद द रूफ डेट राइजेज इनटू ए वॉल्टेड चैम्बर में वो राइजेज होता है। तो बल्लाभी टाइप नागर स्टाइल का है, किस शेप का होता है ये पूछ रहा है। ऑप्शन है स्क्वायर शेप, ट्रायंगुलर शेप, सर्कुलर शेप, रेक्टेंगुलर शेप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, बताइए, इसका करेक्ट आंसर होगा रेक्टेंगुलर शेप, आयताकार शेप का होता है वल्लाभी टाइप ऑफ नागर टेम्पल्स। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सुलुबा डायनेस्टी ऑफ द विजयनगर एम्पायर। इसमें से किसने फाउंड किया, संस्थापना किए हैं सलुबा डायनेस्टी जो विजयनगर एम्पायर का है? सुलुबा डायनेस्टी के संस्थापक कौन है? आपका ऑप्शन से रामादेव राय, नरसिम्ह देव राय या बुक्का राय फर्स्ट, क्या होगा बताइए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नरसिम्ह देव राय। नरसिम्ह अवतार भगवान का पढ़े थे ना, तो नरसिम्ह देव राय वहां से रिलेट करिए। नरसिम्ह देव राय सुलुबा डायनेस्टी के फाउंडर हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया गया कृष्णदेव राय। ये कृष्णदेव राय जो हैं ये तुलुबा डायनेस्टी के थे। कहाँ के थे? तुलुबा डायनेस्टी के थे। और ये सब कहाँ के? तुलुबा डायनेस्टी विजयनगर एम्पायर का है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्ट कमिटी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। ड्राफ्ट कमिटी जो प्रारूप समिति थे उसके चेयरमैन कौन थे? सबको पता है। ऑप्शंस क्या हो जाएगा? क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद? नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वी.आर. अंबेडकर साहब जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। क्लियर है? चलिए, तो ये बेसिक ऑफ पॉलिटी से ये क्वेश्चंस है जो आपको आना चाहिए, पॉलिटी का बेसिक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि बेहतरीन क्वेश्चन है। द दुर्ग वस्तार चंद्रपुर आयरन बेल्ट लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट। दुर्ग वस्तार चंद्रपुर आयरन बेल्ट है किस स्टेट्स में है ये? तो दुर्ग बस्तार चंद्रपुर, बस्तार जैसे आया, बस्तार क्षेत्र किधर है? छत्तीसगढ़ में। एक ही ऑप्शन दिख रहा है छत्तीसगढ़। और चंद्रपुर दुर्ग ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब आयरन बेल्ट है। दुर्ग बस्तार चंद्रपुर आयरन ओर बेल्ट है। और कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो जितने भी इंपॉर्टेंट ओर्स हैं और उसमें कौन सा फेमस प्लेसेस है जहाँ पे ये ओर पाया जाता हो, आयरन का हो, बॉक्साइट का हो, कोल कहाँ पाया जाता है, कोल रिजर्व में कौन से स्टेट्स सबसे टॉप पे, प्रोडक्शन में, कंजप्शन में कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा है, ये सब आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टीम वन द अल्टीमेट खो खो लीग सीजन 2 इवेंट। इसमें से कौन सा टीम ने अल्टीमेट खो खो लीग सीजन 2 इवेंट जीता है? तो सीजन 2 में खो खो लीग हो रहा था, अल्टीमेट खो खो लीग कौन जीता है? ऑप्शन है चेन्नई क्विक गन्स, गुजरात जायंट्स, तेलुगु योद्धा या मुंबई खिलाड़ीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? तो ये करंट अफेयर्स रिलेटेड है और स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो हो जाएगा इसका आंसर गुजरात जायंट्स ने ये जीता है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जितने भी स्पोर्ट्स सेक्शंस है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आता ही है। दूसरा ये क्वेश्चंस कर रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक ऑफ इंडिया। पहला रीजनल रूरल बैंक भारत का इसमें से कौन सा है? पहला रीजनल रूरल बैंक भारत का कौन सा है? ऑप्शन है उत्कर्ष बैंक, विश्वास बैंक, प्रथम बैंक या बंधन बैंक। तो पहला रीजनल रूरल बैंक है प्रथम बैंक। तो पहला पूछा है तो प्रथम बैंक मारिए, आराम से याद हो जाएगा। प्रथम बैंक इज द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द एलिमेंट दैट आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। इसमें से कौन सा एलिमेंट्स है जो 25 डिग्री सेल्सियस पे रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है? आपका ऑप्शन है ब्रोमीन, क्लोरीन, हीलियम, मरकरी। ब्रोमीन और मरकरी और हीलियम और क्लोरीन। तो जो एलिमेंट्स लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर 25 डिग्री पे वो होता है ब्रोमीन और मरकरी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रोमीन एंड मरकरी रूम टेम्परेचर पे रहता है और लिक्विड स्टेट में रहता है। क्लियर है? तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्टिकल डैश ए
सप्लीमेंट द 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा आर्टिकल है जो जिसके तहत कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से? तो वो जोड़ा गया था 21A। सबको आता है 21A, जिसमें एजुकेशन की बात किया गया है, राइट टू एजुकेशन। कितने साल से? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। और ये 11th फंडामेंटल ड्यूटीज किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया था? 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2002 में आया था, जोड़ा गया था। ये 11th टोटल कितना फंडामेंटल ड्यूटीज है? 11 टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज है। 11th कब जोड़ा गया था? 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत जोड़ा गया था। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैत्रक डायनेस्टी वाज फाउंडेड इन व्हिच पार्ट ऑफ इंडिया। जो मैत्रक डायनेस्टी है ये फाउंड किया गया था, जिसका संस्थापना किया गया था किस पार्ट ऑफ इंडिया में? तो कौन भारत के किस पार्ट में ये इसका स्थापना किया गया था मैत्रक डायनेस्टी का? आपका ऑप्शंस है नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत, वेस्ट इंडिया, या ईस्टर्न इंडिया, साउदर्न इंडिया। तो मैत्रक जो डायनेस्टी था इसको वेस्ट इंडिया में इसका संस्थापना या स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, वेस्टर्न इंडिया में। कौन सा डायनेस्टी है? मैत्रक डायनेस्टी है, मैत्रक डायनेस्टी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं उसके फाउंडर कौन है और किस पार्ट ऑफ इंडिया में वो डायनेस्टीज था वो भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोनू निगम वाज अवार्डेड द पद्मश्री इन 2022। तो ये भी क्वेश्चन बना सकता है कि सोनू निगम जो कि एक सिंगर हैं और उसको पद्मश्री अवार्ड कब मिला था? तो कब मिला था सोनू निगम को? 2022 में मिला था। किस फील्ड में मिला है? ऑप्शन है स्पोर्ट्स, सिविल सर्विस, पब्लिक अफेयर, आर्ट। तो ये आर्ट के क्षेत्र में मिला। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कब भी इसको पद्मश्री मिला है ये याद रखना है, 2022। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वाटर को ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरे जगह। सम मैन मेड स्ट्रक्चर्स यूज टू डिस्ट्रीब्यूट वाटर ए प्लेस फार अवे आर नाउन एज। तो कहता है वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक मैन मेड आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर बनाया गया है, उस जो बहुत दूर तक वाटर को पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, उसको क्या कहते हैं? तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस कह रहा है एक्यूफ्यूज या एक्यूक्लूड या एक्यूडक्ट्स या एक्यूफॉल। तो ये वाटर को क्या करें? ट्रांसपोर्ट करना है। और ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या जरूरत पड़ता है? एक डक्ट होना चाहिए, जिससे दिख रहा है डक्ट। डक्ट मीन्स मतलब एक पाइप होना चाहिए जिसके थ्रू वाटर इससे जाए, तो डक्ट होना चाहिए। तो डक्ट, एक्यूडक्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक नली चाहिए ना, और नली मीन्स होता है डक्ट। तो एक ऑप्शन में डक्ट ही है, तो इससे वाटर फॉलो हो जाएगा और फार दूर तक इसको हम वाटर को ले जा सकते हैं एक्यूडक्ट की मदद से। आर्टिफिशियल बनाया गया तो एक्यूडक्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? याद हो जाएगा आसानी से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। इसमें से कौन सा अवार्ड है जो नहीं स्पॉन्सर किया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा? आपका ऑप्शन है टैगोर रत्न, देवी अहिल्याबाई अवार्ड, किशोर कुमार सम्मान या तुलसी सम्मान। तो देखिए ये जो है 3 अवार्ड, देवी अहिल्याबाई अवार्ड, किशोर कुमार सम्मान और तुलसी सम्मान, ये सब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट होस्ट करता है, स्पॉन्सर करता है। लेकिन टैगोर रत्न, टैगोर नाम आपको जनरली वेस्ट बंगाल से मिलेगा, तो ये नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो कौन सा अवार्ड नहीं स्पॉन्सर किया गया था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा? क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करा हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चीफ गेस्ट ऑफ इंडियाज फर्स्ट रिपब्लिक डे 1950। तो इसमें से कौन सा चीफ गेस्ट बने थे? भारत के गणतंत्र दिवस 1950 में जो हुआ था उसमें चीफ गेस्ट कौन आए थे? तो पहला रिपब्लिक डे 1950 का है, फर्स्ट रिपब्लिक डे है, इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है, उससे इसीलिए क्वेश्चन बनाया है। तो पहला जो चीफ गेस्ट था भारत का वो रिपब्लिक डे पे 1950 में वो कौन सा आए थे? ये क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन कह रहा है राणा अब्दुल हामिद, जॉर्जी जुकोब, सुकार्नो या क्वीन एलिजाबेथ। क्या हो जाएगा? वो तो पहले रिपब्लिक डे पे कौन आए थे? सुकार्नो आए थे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको बताना ये जो सुकार्नो थे ये किस कंट्री के थे, इसका कंट्री कौन था, किस कंट्री के ये सुकार्नो थे? वो आए थे भारत के रिपब्लिक, फर्स्ट रिपब्लिक पे चीफ गेस्ट के रूप में। ये किस देश से संबंधित है वो आपको बताना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इन द
मॉडर्न ओलंपिक, इसमें से कौन से पहले भारतीय थे जो मॉडर्न ओलंपिक में, जो 1896 में जो फर्स्ट ओलंपिक ग्रीस में हुआ था, उसमें रिप्रेजेंट किए थे, पहले भारतीय जो मॉडर्न ओलंपिक में अपने आप को रिप्रेजेंट किए, वो कौन है? ऑप्शन आपका है मिल्खा सिंह, केडी जाधव, नीलिमा घोष या नॉर्मन प्रिचार्ड। तो कौन से हो गए पहले? तो पहले भारतीय जो ओलंपिक में रिप्रेजेंट किए भारत को, वो थे नॉर्मन प्रिचार्ड। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा नॉर्मन प्रिचार्ड। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 4। ये क्वेश्चन था 25 क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के 7 अक्टूबर 3rd शिफ्ट में आया हुआ था, और इसका एनालिसिस कर ले कि ओलंपिक टॉपिक्स कितना महत्वपूर्ण है, पॉलिटी का कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है, फेस्टिवल कितना महत्वपूर्ण है, उसके बाद ज्योग्राफी में जो वाटर कंजर्वेशन के लिए जो सिस्टम्स है कितना महत्वपूर्ण है, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री कितना महत्वपूर्ण है, और वहाँ से कितने डायनेस्टीज़ हैं, उसके रूलर्स क्या है, और कौन से डायनेस्टी किस पार्ट ऑफ इंडिया है। तो ये सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है साथ जो हम इस लेक्चर में सीखे हैं, और इसी तरीके से ये जो टॉपिक्स इसमें हम कवर किए उसको आप स्ट्रॉन्ग करिए और जीके को आगे अच्छा परफॉर्म करिए एग्जाम्स में। ज़्यादा कम पढ़िए, ज़्यादा आउटपुट निकालिए, दिस इज़ द बेस्ट। और PYQ से बेहतरीन चीज़ कोई हो नहीं सकता है आपको एनालिसिस के लिए, तो इसीलिए PYQ एनालिसिस करते रहिए और इस चैनल पर बने रहिए। जल्दी के साथ अपने जीके को कंप्लीट करिए। थैंक यू।